नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में पेश करेंगे फिल्मी दुनिया के एक ऐसे चमकते सितारे को जिसे फिल्मों ने हीरो बनाया था, लेकिन उसने कभी भी नेगेटिव रोल करने में, विलेन बनने में कभी कोताही नहीं बरती। एक ऐसा सितारा जब राजनीति के मैदान में उतरा तो समाजवादी पार्टी ने उसे हीरो बनाया, लेकिन जरूरत पड़ी तो उसने खलनायक बनने से इनकार नहीं किया। इस नायक को खलनायक किसने बनाया, कौन है इसके पीछे का डायरेक्टर, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज आपकी अदालत में। नेता और अभिनेता राज बब्बर आपकी अदालत में हाजिर हो। आपकी अदालत में मुल्जिम भी है, जनता के जज भी, और जनता भी। इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज आलोक मेहता की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, हम सवाल पूछें, सफाई मांगे राज बब्बर से। एक नजर डालते हैं राज बब्बर की पृष्ठभूमि पर, जिसके तहत आज का ये मुकदमा चलाया जाएगा। फिल्म स्टार राज बब्बर आजकल एक नए रोल में दिखाई दे रहे हैं। वो राजनीति के एंग्री यंग मैन हो गए हैं। 20 साल से राजनीति में एक्टिव राज बब्बर को समाजवादी पार्टी में कॉर्पोरेट कल्चर नजर आ गया है। विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ मिलकर राज बब्बर ने जनमोर्चा तैयार किया है। फिल्मों में भी राज बब्बर कॉर्पोरेट कल्चर पर हमला बोलते नजर आए। कल सुबह जिस बैंक में चाहें आपके अकाउंट। 30 बरस के लंबे फिल्म करियर में 150 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग कर चुके राज बब्बर को इंसाफ का तराजू, प्रेम गीत, निकाह, एतबार, वारिस, रुदाली और अब कॉर्पोरेट जैसी फिल्मों के लिए याद किया जाता है। और राजनीति में विश्वनाथ प्रताप सिंह से शुरुआत करके वापस उसी मुकाम पर पहुंचने के लिए जाना जाता है। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम राज बब्बर पर। आपकी अदालत में नेता और अभिनेता राज बब्बर पर इल्जाम है कि ये एहसान फरामोश हैं। राज बब्बर साहब, मुझे ध्यान है जिस वक्त आप राजनीति में उतरे थे और 13 साल तक आपका यही नारा रहा। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह साहब कहते थे, होठों से छू लो तो मेरा गीत अमर कर दो। और फिर अमर सिंह पर हमला किया और अमर सिंह आज पूछ रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा। अगर कोई ये कहता है कि मैंने व्यक्ति के साथ में एहसान फरामोशी की है तो मैं उसको कबूल करता हूं। और जहां तक समाज का और जनता का सवाल है, उनके साथ मैंने वफादारी निभाई है। मैंने ईमानदारी के साथ में उनके मुद्दों को उठाया है, उनकी बात को कहा है। चाहे आगरा की जनता हो, आगरा के मसाइल्स हों, चाहे इस देश के किसानों के मसाइल्स हों, चाहे इस देश के नौजवानों के मसाइल्स हों, चाहे इस देश के मजदूरों, अकलियतों के मसाइल्स हों, मैंने उन असूलों को, उन मसाइल्स को, उन जिम्मेदारियों को मैंने एहसान फरामोश की तरीके से नहीं, बल्कि एहसान मानकर कि जिस लोगों ने मुझे राज बब्बर बनाया, चाहे सिनेमा की जिंदगी में हुआ हूं और चाहे सामाजिक जीवन राजनीति में रहा हूं, मैंने उसको इनसे कमाया है, इस जनता से कमाया है, किसी व्यक्ति से नहीं कमाया। राज बब्बर साहब, ये सच नहीं है कि मुलायम सिंह यादव ने आपको राज्यसभा में भेजा, उन्होंने आपको लोकसभा का चुनाव लड़वाया, उनकी साइकिल पर चढ़कर के आप राजनीति के मैदान में उतरे और मौका लगते ही उस साइकिल में पंचर करने लगे आप। साइकिल के फेयरवेल में कुत्ते होते हैं। उस फेयरवेल के अंदर जब कुत्ते फेल हो जाएं, यानी उसकी लाइफलाइन खत्म हो जाए, उसकी सोच खत्म हो जाए, तो वो साइकिल जो है कितना भी पेडल मारते रहो वहीं खड़ी रहती है, चलती नहीं। अब मेरा क्या कसूर जब उस साइकिल के सोच के और विचारधारा के कुत्ते फेल हो गए हों, तो मेरा तो कोई दोष नहीं अगर मैं उसको छोड़ के आ गया। लेकिन ये दोष समझने में आपको 13 साल लग गए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कम से कम मेरे अंदर इतनी ईमानदारी थी कि 13 साल तक मैंने जब तक विचार और वो सोच और वो नारा जब तक उन्होंने दिया, क्योंकि सत्ता में जब वो बैठे तो शायद उस नारे को भूलना शुरू कर दिया, मैंने अपना विरोध पार्टी के अंदर जताया। लेकिन किसी व्यक्ति को ये लगा कि ये आदमी की हिम्मत कैसे हुई कि बोल जाए,
तो मैं कोई गुलाम नहीं हूँ। वो कौन सा क्षण आ गया राज बब्बर साहब कि जब पार्टी के अंदर के फोरम आपको बेमानी लगने लगे और आपको लगा कि अब पब्लिक के सामने आकर आपको हमला बोलना चाहिए? जब तक आज व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचती, विचारधारा उत्पन्न नहीं होती। अगर गांधी जी, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूं, गांधी जी जो साउथ अफ्रीका में वकालत कर रहे थे, अगर उनको रेल के डिब्बे से उठा के बाहर ना फेंका गया होता, उनके घुटने ना छिलते, तो शायद इस देश की आज़ादी का वो फिलोसफर, वो नायक सामने नहीं आता। इसलिए मैं मानता हूं कि जब मेरे क्षेत्र आगरा के अंदर, जब मुझे पता लगा, मुझे जब पीड़ा नजर आई कि मेरे वो तमाम योजनाएं जो मैं एक सांसद की तरीके से लेकर आया हूं, उसके ऊपर पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता उस पर कुठाराघात कर रहे हैं, उसको स्लो कर रहे हैं, तो मुझे बोलना पड़ा। और उनको जब लगा कि इसकी आवाज़ कैसे बुलंद हो गई, उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। तो मैं ये मानता हूं कि जनता के घर में, सामाजिक जीवन के अंदर किसी व्यक्ति या किसी पैसे वाले में इतनी ताकत नहीं है कि वो व्यक्ति जनता की बात को तोड़ सके। मैंने जनता की बात उठाई, मैंने कहा कि दलाल प्रवृत्ति के खिलाफ मैं बात कर रहा हूं। जिस दिन आपकी पार्टी पर मुसीबत आई, जिस वक्त में अमर सिंह का फोन टैप हुआ, कांग्रेस से संघर्ष चरम सीमा पर था, वो मौका चुना आपने? देखिए, अभी आप ये कहें कि कोई हिट फिल्म को रिलीज करने के लिए आप दिवाली चुनते हैं या होली चुनते हैं या ईद चुनते हैं, ये कोई मौका नहीं होता है। जिस वक्त फिल्म तैयार होती है, रिलीज होने का टाइम आता है, आगे पीछे देख लेते हैं, कब रिलीज करनी है कर दी जाती है। सिनेमा के अंदर भी मैं गया हूँ, तो मुझे वहाँ पर जो अच्छे रोल मिले हैं, मेरी पहचान आपने अभी जो दिखाई, वो उन रोलों से है जो जिनका सामाजिक महत्व रहा है। मेरी 150 फिल्में आपने नहीं गिनाई हैं, उन्हीं फिल्मों को बताया है कि जिन फिल्मों में समाज के अंदर कोई ना कोई एक अपना कोई कंश छोड़ा है, कोई बात छोड़ी है, उन्हीं फिल्मों के बारे में कहा है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी पहचान सामाजिक जीवन में वही हो कि जो समाज के लिए मैंने जो मुद्दे उठाए हैं उसके लिए मेरी पहचान हो, किसी व्यक्ति के लिए या किसी व्यक्ति से छोड़ने के लिए ना हो। जिन अमर सिंह के बारे में आप बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके भी तो बहुत सारे एहसान आपके ऊपर हैं। व्यक्ति के एहसान हो सकते हैं, अगर मुझसे कोई व्यक्तिगत एहसान चाहे तो मैं जा सकता हूँ। मैंने जो किया होगा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप उनकी तरफ से पूछ रहे हैं, तो मैं उनका जवाब इतना ही कह सकता हूं कि व्यक्ति का एहसानमंद हो सकता हूं, हो सकता है कि उसने मेरे परिवार में कुछ मदद की हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। मैं आपको स्पेसिफिक उदाहरण बताता हूं। जरूर बताएं। ये सही है कि आपकी पत्नी नादिरा बब्बर को भारतेंदु नाटक एकेडमी का चेयरपर्सन उन्होंने बनवाया था? जहाँ तक नादिरा का सवाल है, थिएटर की दुनिया में नादिरा का नाम लेने के लिए किसी राज बब्बर की या किसी और की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज इस देश के नाटक की ज़िंदगी में, नाटक के जीवन में नादिरा का नाम, अगर पहले 10 लोग नाटक के जीवन में कहे जाएंगे तो उनमें से एक नाम है। अगर उत्तर प्रदेश ने उसको वो गौरव दिया है, सम्मान दिया है सरकार ने, तो शायद मुझे लगता है कि एक अच्छे कलाकार को सम्मान दिया है। अगर कोई व्यक्ति इसका श्रेय लेता है तो मैं ये इतना ही कहूँगा कि अपने आप में वो धूर्त है। ये भी हमने अखबारों में पढ़ा कि राज बब्बर को रमेश तौरानी की फिल्म शहीद भगत सिंह में रोल उन्हीं की मदद से मिला, जिनके बारे में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, आप इसको इतना बड़ा ना आदमी बनाएं, वो इतना छोटा है कि उत्तर प्रदेश में घूम नहीं सकता। आप बार बार नाम ना लें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिसका नाम है राज संतोषी, मैं उसका बहुत आदर करता हूं, बहुत बड़ा डायरेक्टर है। जब पहली बार वो फिल्म बना रहे थे घायल, ईश्वर की कृपा थी मेरे ऊपर, मेरे से उस रोल को करवाने के लिए उन्होंने कहा था। शायद इस बार भी मैंने उस वक़्त वो रोल मैं चाहता तो मना कर देता, लेकिन राज संतोषी जी ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ भी टाइम लगे, मैं कैसे भी कराऊँ, ये रोल आपसे कराऊँगा। और मैंने घायल के अंदर वो रोल किया था। और जब इस वक्त ये आई बात, तो राज संतोषी जी ने शायद मेरे उस काम की इज़्ज़त की, मेरी उस डेडिकेशन की इज़्ज़त की कि मुझे शहीद भगत सिंह के पिता का रोल दिया, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो गुण उनको मेरे अंदर नज़र आए कि मैं वो रोल कर सकता हूं। और मैं बहुत ही विनम्रता से कहूँगा कि उस रोल, सरदार किशन सिंह के रोल के अंदर मेरा ख्याल छोटा सा रोल था। अगर आप कहें कि इसका श्रेय भी उसको जाता है कि जनता ने कहा कि मैंने वो काम बहुत अच्छा किया है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, काहे को उस बेचारे को मुझसे सुनवा रहे हो, रहने दो ना। मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। ये भी कहा गया कि आपकी बेटी जूही की जो फिल्म थी, उसमें सोनू निगम हीरो का रोल करे, इसके लिए भी उन्होंने ही सोनू निगम से कहा था? उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि आर्य की जगह जूही पहले पैदा हो और
ये भी आप पता करवा लीजिए कि ऐसा ना हो, क्योंकि जूही मेरी बड़ी बेटी है, कि ऐसा ना हो उनको ये कहा होगा कि नहीं पहले जूही ही पैदा होगी, क्योंकि मुझे तो लग रहा है सारी चीज़ें आप उनसे पूछिए एक बार यहाँ बुला के कि क्या क्या उन्होंने ये कहा किया क्या, फिर उसके बाद मैं उनका जवाब दूंगा। क्योंकि ये जवाब आपकी तरफ से आ रहे वकील साहब, नहीं, मुझे नहीं मालूम तथ्य क्या है। मैं तथ्य ये उनकी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। ये एक आउटलुक मैगजीन है जिसके संपादक यहाँ जज हैं। इन्होंने लिखा कि राज बब्बर और अमर सिंह की दोस्ती रही है, दोनों सहारा समूह में 7 निदेशक रहे। अमर सिंह के खेमे की माने तो राज की पत्नी नादिरा बब्बर को संगीत नाटक अकेडमी का अध्यक्ष बनवाने में, रमेश तौरानी के शहीद भगत सिंह में रोल दिलवाने में, राज की बेटी जूही की पहली फिल्म में सोनू निगम को बतौर हीरो काम करवाने की राजी करने में, और नोएडा में राज बब्बर के घर को गुंडों से खाली करवाने में अमर सिंह ने मदद की। ये सही कह रहे होंगे। इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि भाई मेरे पास में अगर ऐसा कुछ किया उन्होंने, कोई खाली कराया तो मुझे नहीं मालूम। अगर कराया, लेकिन हो सकता है कि उनकी सोबत ऐसी है, हो सकता है कि कुछ ऐसा किया हो, मैं और तो नहीं कुछ कह सकता। लेकिन ये बात सही है कि आपने उन्हें फोन करके कहा था कि आपकी दुश्मनी मुझे मंजूर है। हाँ, देखिए, मैं बिल्कुल अपने जीवन के किसी भी चीज़ को व्यक्तिगत मोड़ पर नहीं ले जाना चाहता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि उनकी ये आदत है कि सामने वाले को धमकाया जाए, डराया जाए और वो डर जाए, और डरने के बाद में वो लोगों के बीच में ये कहे कि देखिए मुझे धमकाया, मुझे डराया, तो ताकि वो अपनी उस भय की और डर की इमेज को क्रिएट कर सके। तो मैंने उनसे इतना ही कहा था कि जिस आवाज़ में आप बोल रहे हैं उस आवाज़ से राज बब्बर जैसा व्यक्ति डरेगा नहीं। और दूसरी बात मैं आपसे कह देता हूँ कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ ये जो जिस टोन में बोल रहे हैं, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ आपको कि मैं जानता हूँ बहुत बार आपने कहा कि जिसको मैं दोस्त बनाता हूँ उसको आसमान पर पहुँचा देता हूँ, और जिसको मैं दुश्मन बनाता हूँ उसको ज़मीन में गाड़ देता हूँ। तो मैंने कहा था कि राज बब्बर को तुम्हारी दुश्मनी कबूल है। जया बच्चन का ने अभी बयान सुना जब वो राज्यसभा में दोबारा मेंबर बन के पहुंची। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह जिसका हाथ थाम लेते हैं कभी नहीं छोड़ते। आपका हाथ भी मुलायम सिंह ने थामा था, आपने छोड़ा या उन्होंने? बात तो आपने बहुत सही कही। ये सवाल का जवाब तो आदरणीय मुलायम सिंह जी ही दे सकते हैं, किसने किसका साथ छोड़ा है। लेकिन आप ये सब भूल गए कि वो आपको राजनीति में लाए, आपको उन्होंने पूरे देश में घुमाया, आपको प्रचार का स्टार कैंपेनर उन्होंने बनाया, आपको राज्यसभा में भेजा, आपको लोकसभा में भेजा। क्या नहीं किया आपके लिए समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह यादव ने? उन्होंने कोई एहसान किया होगा तो मैंने भी उनको राजनीतिक रूप से 2 बार एक सांसद की सीट जीत कर दी है, जो आगरा की जनता की वजह से मिली है, राज बब्बर की वजह से नहीं। ये ऐसी सीट दी गई आगरा जहां पर समाजवादी पार्टी का कहीं बरसों से आज भी कोई लेना देना नहीं, उनका कोई भी आदमी सदस्य कभी जीता ही नहीं। जब वहां दिया तो मैं, आप कहेंगे फिर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कहूँगा, नहीं, वो मेरे परिवार की तरह से वो शहर, हर बच्चे से लेके बूढ़े से लेके कोई मुझे मेरे साथ रिश्ता समझता है, उसने मुझे जिताया और इतने भारी मतों से जिताया। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि मैं उनके लिए काम करूं, मेहनत करूं। मैंने काम किया, दूसरी बार जिताया, और दूसरी बार जीतने के बाद में समाजवादी पार्टी के नेताओं को ये लगा कि मैं अपना वहाँ पर वर्चस्व बना रहा हूँ, और क्रेडिट की राज बब्बर को जा रहा है, क्योंकि यहाँ तो समाजवादी का कुछ है ही नहीं, तो इसलिए इसके कामों को ढीला कर दो, इसके कामों को रोक दो। बड़े अफसोस की बात है। और उनको कहते हैं कि उन्होंने एहसान किया है, तो जी चाहे जब कोई भी, मैं किसी वरिष्ठ नेता का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी वरिष्ठ नेता आ जाए, आज इस्तीफा दे दे, जो भी समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता है, जो भी नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 है, इस्तीफा दे दे, मैं भी इस्तीफा देता हूं। आ जाए आगरे में चुनाव, वो लड़े, मैं भी लड़ता हूं, नहीं तो वो जो चाहते हैं वहां इस्तीफा दे, मैं लड़ने चलता हूं। जहां से वो इस्तीफा देंगे मैं उनके स्थान पर लड़ता हूं, वो भी आए, मैं भी वहां पे लड़ेंगे, आए, दोनों 2-2 सीटें लड़ते हैं, बराबर से लड़ेंगे, और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, जनता बताएगी, इसका फैसला करेगी। राज साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि इतने बरसों के रिश्ते थे, जरा सी बात में बरसों के याराने गए, चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। काश अगर ऐसी पहचान की सुई अगर आज उनके पास में होती, तो परखने में कहीं वो गलती ना करते। वो भूल रहे हैं, राज बब्बर को पहचाना या ना पहचाना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
उन्होंने ज़मीन को नहीं पहचाना है। जिस ज़मीन ने उनको धरती पुत्र का खिताब दिया था, आज उस खिताब से वो बहुत दूर हो चुके हैं। आज वो आकाश पुत्र कहलाने लगे हैं। इस बात को शायद दुनिया जानती है, ये कोई खुल के कह नहीं पाएगा। आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, इल्जामात की सफाई मांग रहे हैं फिल्म स्टार और नेता राज बब्बर से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम राज बब्बर पर। आपकी अदालत में नेता और अभिनेता राज बब्बर पर आरोप है कि इनके दोहरे मापदंड हैं। राज बब्बर साहब, आप दूसरे लोगों पर कहते हैं कि वो फिक्सर हैं, दलाल हैं, तरह तरह के अपने विशेषणों का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये सच नहीं है कि आपने भी जब जरूरत पड़ी तो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस से मदद ली है? देखिए, अगर मैंने मदद ली होगी तो व्यावसायिक रूप से ली होगी, और अगर मदद भी ली होगी तो उसके साथ में मेरा कोई व्यावसायिक रिश्ता रहा होगा। मैंने सामाजिक जीवन में अगर कोई मेरे पर ये इल्ज़ाम लगाए या कोई एक साबित कर दे, मैं आज भी अपने आप को यहाँ बैठा हूँ, ये आप पब्लिक देखने वाली इस देश की, मैं जब कहेंगे राजनीति के पास झलकूंगा नहीं। लखनऊ में जब आप अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे तो सहारा परिवार की पूरी मशीनरी आपकी मदद कर रही थी, आपके हेलीकॉप्टर भी थे, गाड़ियां भी थी, उनके कार्यकर्ता भी थे, उसको बिजनेस हाउस नहीं मानते आप? इसमें क्या बुराई है? मेरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं। अगर मान लीजिए मेरे आपके साथ में या आपके साथ में रिश्ते हैं, ये भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं इनका ये मानते हैं कि मैं इनके छोटे भाई की तरीके से हूँ। अगर इनके पास में 1,50,00,000 करोड़ 2 करोड़ रुपया है, अगर मेरे चुनाव के अंदर ये मेरी मदद करते हैं, अपने परिवार के सारे सदस्य लेके आ जाते हैं और मुझे 5 लाख 7 लाख रुपया देते हैं, तो मेरा कोई व्यवसायिक टर्म तो नहीं, मैंने कोई कर्ज करके मैंने कुछ दिया तो नहीं, कोई सरकार तो नहीं बेची, मैंने कोई ज़मीन तो नहीं बेची, मैंने कोई ये तो नहीं किया कि साहब ये पद बेच के उनको दे दूं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। मेरे आज भी उनके साथ में व्यक्तिगत रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते थे, कल भी थे और आज भी हैं। मैं उन रिश्तों को लेकर चल रहा हूँ। आपने सहारा के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया, रिलायंस के हवाई जहाज का इस्तेमाल किया, तब आपको नहीं लगा कि कहीं कोई दलाल संस्कृति में आप भी हिस्सा बन रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति मेरे नाम से, आप बताइए कौन सा हेलीकॉप्टर बुक हुआ, मेरे नाम से आप बताइए कौन सा जहाज बुक हुआ। मेरे लिए तो कभी नहीं कहा गया कि साहब ये जहाज राज बब्बर को वहां ले जाना, ये हेलीकॉप्टर राज बब्बर के लिए ले जाना, मुझे तो नहीं कहा गया, मुझे तो दिया नहीं गया। लेकिन आप उन कंपनी में डायरेक्टर भी बन गए। मैं पहले से था, राजनीति में आने से पहले से डायरेक्टर था। ये बाकी लोग तो अब आए होंगे, राज बब्बर तो पहले से। और जो भी एक डायरेक्टर की या जो भी मुझे एक पद मिला, जो भी मुझे स्थान मिला, उस स्थान के अंदर मैंने रिश्ता जो है मेरा उनके साथ में एक संबंध जो था सड़क का था, उनके व्यावसायिक संबंध नहीं थे मेरे साथ में। व्यावसायिक संबंध तो बाद में राज साहब ये है कि 13 बरस तक आप भी उसी संस्कृति का हिस्सा रहे जिस पर आप आज इल्जाम लगा रहे हैं। 13 साल तक आप बिल्कुल नहीं बोले। अगर मैंने कोई किसी तरह से सामाजिक जीवन के अंदर कोई राजनीतिक या कोई व्यावसायिक लाभ उठाया होता इस सरकार से या इससे पहले, तो ये सबसे पहले मेरे ऊपर तो तोप लेके खड़े होते। इन्होंने सारी चीजें निकाल कर देख ली हैं, जब कुछ नहीं मिला तो उनको मैं आपको अभी जो रिसेंटली जो तोप चली है उसका उदाहरण आपको बताता हूँ जी। आप एक प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए गए उत्तर प्रदेश में, दादरी में बिजली के प्रोजेक्ट का आपने विरोध किया। ये साफ साफ कहा गया क्योंकि ये प्रोजेक्ट अनिल अंबानी की कंपनी लगा रही है तो उनके भाई मुकेश अंबानी के कहने से आप ये सब आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। पहली बात यह है कि मुझे मालूम था आप ये सवाल पूछेंगे, इसलिए मैं एक सिर्फ आंकड़े आपको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये सरकारी आंकड़े हैं, इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए, एक प्रगति पावर करके एक प्रोजेक्ट लगा हुआ है दिल्ली के अंदर 330 मेगावाट का, ये भी गैस पर निर्भर है और इसके लिए जो जमीन ली गई है वो केवल 17 एकड़। ये 3,740 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट जो यहां पर दादरी में लगाया जा रहा है, अगर इस हिसाब से देखा जाए प्रगति पावर के हिसाब से, जो 330 मेगावाट का है 17 एकड़ जमीन ली गई है, तो हिसाब लगाया जाए तो आपको केवल 348 एकड़ जमीन चाहिए, यानी 350 एकड़ जमीन चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। 350 एकड़ जमीन की बजाय उत्तर प्रदेश सरकार खलियान भी, चारागाह भी दे चुकी है। 278 एकड़ सरकारी जमीन 99 वर्ष की लीज पर 100 रुपया प्रति एकड़
सालाना पर दे चुकी है उनको, इस दादरी प्रोजेक्ट पर दे चुकी है। हमारी लड़ाई ना किसी मुकेश अंबानी के खिलाफ है, ना किसी अनिल अंबानी के खिलाफ है। मैं राज बब्बर कह रहा इस बात के लिए, हम लोग 5 अगस्त को 25,000 एकड़ जमीन जो हरियाणा में ली जा रही है और 10,000 एकड़ जो पंजाब में ली गई, हमने जाके मोगा में वहां भी विरोध किया है और 5 अगस्त को वहां भी विरोध करेंगे। बात केवल इतनी है, बात उसूल की है। जिस वक्त ये फैसले किए जिन पर आज इतना विरोध जता रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी के नेता थे, आप हर मीटिंग में मुलायम सिंह यादव के साथ बैठे हुए नजर आते थे, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उस पार्टी के प्रभावी नेता थे, आपको ये बात कभी दिखाई नहीं दी? देखिए, मैंने आपसे कहा है आज तक बता दें कि ये क्या, हम तो मांग यही कर रहे हैं कि व्हाइट पेपर दें, आखिर ये डील क्या है। हमें तो ये कहा गया कि 2 रुपया यूनिट पे ये बिजली मिलेगी। मैंने आपको बताया कि हमें तो पता लगा मार्च 2006 में कि मार्च में पता लगा कि साहब आपके पार्टी से रिश्ते बिगड़ते ही सारी चीजें आपको नजर आने लगी। सर, ये आपके अखबार बोल रही हैं। हमें तो उतना ही ज्ञान है कि हमारा नेता जो बताएगा हमें, हम उसको सुनेंगे और जो बाकी अखबार में पढ़ेगा हम उसके सवाल करेंगे। तो हमने सवाल जब किए, सामने जब अंदर जाके देखना, देखिए, जब आप करते हैं तो बात नहीं होती है। मुझे ध्यान है आपने कहा कि इन्होंने बिल क्लिंटन को लखनऊ में बुलाया। जिस समारोह में बिल क्लिंटन आए थे वहां खाना खाने के लिए तो आप भी बैठे हुए थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने कहा। और मैं इस बात का तो मुझे अफसोस है कि हमें एक शो पीस के लिए बुलाया गया, नहीं जाते तो नौकरी से निकाल दिए जाते। तो हम गए वहां पे, लेकिन अफसोस हुआ। पूछिए दिल पर हाथ रखकर, अगर उनमें जरा सी भी ईमानदारी है, वो समाजवादी पार्टी के नेता जितने वहां पर बैठे हुए थे, अगर जरा भी कहीं अपने आप में ईश्वर को साक्षी नाक्षी रखते हैं या संविधान को रखते हैं, जितने नेता वहां पर बैठे थे, मैंने कहा सारी जिंदगी इसका विरोध करते रहे, इसके देश का विरोध करते रहे। आज इसको जो है पवन पावड़े, वो क्या बिछाकर वो बोलते हैं, वो समाजवादी पार्टी के नेता है, पावड़े वो बोलते हैं बहुत ये शब्द। नहीं, क्या आपको लगता है कि और अब हम तो सोचते हैं कि फावड़े लेकर चले आए जो बिल क्लिंटन को जो है उत्तर प्रदेश में बिठा दिया, और दूसरी तरफ गोरखपुर में लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। वहां पर जब दूसरे दिन ये पढ़ा तो इस बात का अफसोस हुआ और हमने रिएक्ट किया। शायद यही वजह है जिसकी वजह से उन लोगों को लगा कि राज बब्बर ने बोलना शुरू कर दिया है। मैं क्यों ना बोलूं भाई, आज आपको लगता है कि जो 13 साल आप गुलामी कर रहे थे, जो मुंह बंद करके बैठे थे, वो गलती थी आपकी? नहीं, जिंदगी के अंदर अपने किए पर पछतावा करना, उसको गलती मानकर चलना, ये एक कायर आदमी का काम है। मैंने जो किया था सोच समझ के किया था। जो भी गलती किसी की नहीं है, जो भी कुछ किया है मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। इसलिए मैं सही दिशा में जाऊंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा और प्रायश्चित करूंगा कि जो गलत है उसको गलत कहना सीखूं। मैंने 13 साल किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैंने आज जो अपनी आवाज़ उठाई है, कम से कम हम उस पुराने संस्कारों के लोग हैं। वो कहते हैं कि भाई मौका दो, मौका दो, मौका दो। हम हैं तो आखिर भगवान राम के अनुयायी ना। 14 साल तक यातना सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन सच कहने के लिए आखिर दम तक खड़े रहते हैं। चाहे वो सीता भी साथ में चली जाएं, लक्ष्मण भी चले जाएं। तो हो सकता है मैंने तो 1 साल कम ही किया है भाई। मैंने तो 13 साल का सामाजिक जीवन के अंदर एक यातना भरा जो है मैंने जीवन काटा है, वो वनवास काटा है, लेकिन 1 साल कम किया है। अगर मैं भी 14-15 काट लेता तो शायद भगवान राम की तरह लोग मेरा भी नाम लेते। अब 1 साल कम हो गया, इसलिए उतना महान व्यक्ति तो नहीं बन सकता वो महापुरुष की, लेकिन उसका अनुयायी बनकर मैं ये कोशिश करूंगा कि अब 14 दिन भी अगर गलत हो तो उसको मत सहना, 14 दिन में बोल जरूर देना। हम पूंजीवाद के कब्जे में आ रहे हैं और सबसे पहले पूंजीपतियों का सबसे पहला ताकत ये होती है कि वो चुनी हुई ताकतों को निष्क्रिय करे। और आप 3 साल के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार में देख लीजिएगा, कोई भी अधिनियम हो, कोई भी योजना हो, विधानसभा के अंदर पारित नहीं हुई है। पहले उत्तर प्रदेश विकास परिषद के अंदर बैठ के वो लोग तय करते हैं, चाहे किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला हो, चाहे कोई हो, वहां पर पास करने के बाद में विधानसभा में लाया जाता है और विधानसभा उस पर अंधी, लूली, गूंगी, बहरी की तरीके से मोहर लगा देती है। 3 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की सरकार ने कौन सा ऐसा कानून है, कौन सा ऐसा नियम है, कौन सी ऐसी योजना है जो उन्होंने विधानसभा बैठकर चुने हुए लोगों के बीच में उन्होंने तय करके फैसला करके किया हो। तो मेरा ये मानना है, ये नहीं आप बता पा रहे हैं कि ये समझने में आपको 3 साल लग गए? नहीं, समझने में नहीं, एक कमजोर आदमी को हौसला जुटाने में 3 साल लग गए।
मेरे पास में ना पैसा है। आप बता रहे हैं मेरी मेहनत में जो काम मैंने किए हैं उसका भी श्रेय कोई और लेना चाहता है। यानी मैंने 30 साल के फिल्म कैरियर के बाद में एक आदमी कह रहा है कि मैंने राज संतोषी की फिल्म में इसको काम दिलाया। मेरे छोटे से छोटा आर्टिस्ट भी अपने बच्चों को फिल्मों में ले जाता है, लोग उसकी कदर करते हैं, वो कहता है कि मैंने काम दिलाया मेरे बच्चों को। मैं ऐसा ही कहता हूं, ईश्वर करे तू इस लायक बनता कि तू किसी को काम दिलाता, लेकिन तू इस लायक नहीं बन सका। हम तो चाहते थे कि तू लायक बने, लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का। आपकी अदालत में आज इल्जामात और सवालात के घेरे में है अभिनेता से नेता बने राज बब्बर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम राज बब्बर पर। आपकी अदालत में नेता और अभिनेता राज बब्बर पर इल्जाम है कि ये सिर्फ अपने लिए जीते हैं। राज बब्बर साहब, इल्जाम ये लगा कि आपने समाजवादी पार्टी पर हमला जब करना शुरू किया तो उसके पीछे कांग्रेस पार्टी थी। आपको लगा कि अब समाजवादी पार्टी से कांग्रेस पार्टी में जाने का रास्ता साफ हो जाएगा और उनके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आपने ये वाला रास्ता चुना। मैं देखिए, जिन बुद्धिजीवियों ने इस बारे में सोचा है वो गलत नहीं, सही भी था, क्योंकि उस वक्त मेरा अपना एक राजनीतिक स्थान था और अगर मैं कोई बात कह रहा था तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो स्वाभाविक था कि उस तरह की बात कर रहे थे। ये लगा कि आप कांग्रेस की दलाली करने लगे। अफसोस इस बात का है कि जो समाजवादी पार्टी के अंदर जो लोग थे, जो मेरी फितरत को जानते थे, जो मेरी तरबियत को जानते थे, उनको तो कम से कम ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि मैं कांग्रेस की दलाली कर रहा हूं या अमेरिका की दलाली कर रहा हूं। मतलब ऐसे शब्द उन्होंने कहे। मैंने अगर किसी की दलाली करनी होती तो यहाँ पे दलाली बहुत अच्छी तरह चल रही थी, मैं भी उसमें शरीक हो गया होता और मेरे ख्याल से एक दलाल क्लब बन गया होता, उसका मैं भी कोई ना कोई पदाधिकारी बन गया होता। मेरे पास में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। ऑल्टरनेटिव नहीं होता तो मैं कैसे करता। तो मैं ऐसे व्यक्ति के पास में गया जिस व्यक्ति ने मुझे एक बार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए, और उन्होंने झंडा उठाया था और हम एक सिपाही की तरह उनके पीछे गए थे, जिसका नाम था विश्वनाथ प्रताप। इसलिए सब क्योंकि आप जानते हैं कि थोड़े दिन बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मैं राजनीति के अंदर आया हूं तो मैं कोई इस बात से शर्माऊं क्यों। मैं कोई दलाली करने वाला आदमी नहीं हूं भाई। मैं चुनकर आया हूं, मुझे के ऊपर से नहीं पटका गया है। जब राज्यसभा में एक बार पटका गया था, आप मुझ पर ये इल्जाम लगा सकते थे। अब मुझे नहीं राज्यसभा में पटका गया है। जितने खुलासे आप करें, जितनी आवाज आप समाजवादी पार्टी और यूपी की सरकार के खिलाफ उठा रहे हैं, हमने सुना यह कि इसकी स्क्रिप्ट कोई लिखता है, सिर्फ आप डायलॉग डिलीवरी करते हैं। मेरे ख्याल से दिल की आवाज को स्क्रिप्ट नहीं मानना चाहिए। ये ऊपर ईश्वरी देन होती है, वो ईश्वर देता है ताकत ये स्क्रिप्ट लिखने की यहाँ से, और मैं शायद उस ताकत से बोल रहा हूँ इस जबान से। ये राज बब्बर की ताकत नहीं है, ये राज बब्बर की भाषा भी नहीं और जबान भी नहीं। लेकिन ये सही नहीं कि आप जो कुछ कर रहे हैं उससे फायदा विरोधी दलों को हो रहा है, जो समाजवादी पार्टी के विरोधी हैं, चाहे उसमें बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मायावती हो। मेरे ख्याल से राजनीतिक पंडितों का ये कहना जरूर हो सकता है। मैं ये मानता हूं कि इससे फायदा हम जैसे लोगों से, हम जैसे मामूली लोगों के बोलने से ये जनता के बीच में हौसला बढ़ रहा है कि अगर राज बब्बर जैसा मामूली आदमी बोल सकता है तो हमें जोड़ना चाहिए। जनता से पूछते हैं कि आपकी इन सारी भावनाओं को लेकर लोगों के मन में क्या सवाल है। सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि ये आपकी आत्मा की आवाज़ है या फिर अवसरवादिता? क्योंकि आपने चुनाव से पहले ही क्यों आपकी आत्मा जागी, मतलब क्योंकि डूबती नाव में कोई सवारी नहीं करना चाहता। और यकीन मानिए कि अगर समाजवादी पार्टी की टिकट से आप भी आगरा से लड़ते तो आप भी नहीं जीत पाते। आपने बहुत अच्छी बात कही है। आपने सवाल भी दे दिया, जवाब भी दे दिया। मैं इतना कहूँगा कि मैं अक्लमंद आदमी हूँ। सर, मेरा सवाल आपसे है कि आप आगरा से दूसरी बार सांसद हैं और आगरा में 15 ब्लॉक में से 6 ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें एक भी गवर्नमेंट नलकूप नहीं है और 9 ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें कोई भी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी नहीं है, एलोपैथिक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी नहीं है, जिसमें से 4 ब्लॉक तो इस तरीके के हैं, न ही ट्यूबवेल हैं और न ही कोई डिस्पेंसरी हॉस्पिटल है, जिसमें अकोला, बिचपुरी, जगनेर और सैनया है। और पूरे आगरा में 15 ब्लॉक में कुल मिला के एलोपैथिक हॉस्पिटल और जो प्राइमरी डिस्पेंसरी हैं उसमें कुल मिला के मात्र ग्रामीण क्षेत्रों में 360 बेड उपलब्ध हैं। क्या अब पता चल गया क्यों कह रहे हैं आप चुनाव नहीं जीतेंगे? मेरी पीड़ा क्या थी? उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार,
3 साल से 2 साल हो गए हैं। 40 लाख रुपए अकोला जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर पीने के लिए तरसता है आदमी, पीने के लिए पानी नहीं है वहाँ पर। आप जितने मेरे ब्लॉक, जितना आपने कहा अछनेरा ब्लॉक के अंदर वो गांव जिसके अंदर मैं टंकी के लिए मैंने आदरणीय अनुराधा जी से, तमाम लोगों से, पीडब्ल्यूडी से लिख के दिए हुए हैं। अगर आपको चाहेंगे तो मैं तमाम वो पोथा आपको दे दूंगा। आप इसलिए कि कृपया कर कहीं अगर आप जाएं, और आप अच्छा किया आपने जब सारी चीज़ें लेके आए, अगर मुझे बहुत अच्छा लगता कि मेरे लिखे हुए पत्रों की भी अगर आप प्रतिलिपियाँ लेके आते तो और अच्छा होता। तकलीफ़ क्या, अब आपने उसको व्यक्तिगत कहा तो मैं आपको व्यक्तिगत तकलीफ़ यही थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर फतेहपुर सीकरी, आगरा एक ऐसा क्षेत्र है जिसका किसी महत्व किसी व्यक्ति से या किसी प्रदेश से नहीं है, उसका एक इंटरनेशनल महत्व है। और इसीलिए 355 करोड़ रुपए की जो मैं पानी की योजना जो मैं यहाँ केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री से लेकर गया, उसको जब डिले किया तो क्या हुआ, कल जाकर मैंने गुहार लगाई है और दोबारा से उत्तर प्रदेश को केवल 15% देना था, सिर्फ इतने भर के लिए वो सिटी स्कीम नहीं भेज रहे थे। और आज जब उन्होंने नहीं किया तो मैंने गुहार लगाई। मैं JBIC के अंतर्गत और केंद्र सरकार के NURM के अंतर्गत उस स्कीम को लगा रहा हूँ। आज वो प्रोजेक्ट जो है, मुझे उम्मीद है अगर ज़रा सी भी सच्चाई होगी केंद्र सरकार के अंदर, अगर आगरा को आगरा मानेंगे तो आगरा के अंदर ये मानेंगे कि राज बब्बर की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, किसी पार्टी के व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। अगर आगरा हुआ, बनारस हुआ, लखनऊ हुआ, ये इस प्रदेश के वो शहर हैं जिनका एक हेरिटेज वैल्यू है, जिनके लिए शाह साहब आपकी ये बात मानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने आगरा के लिए कुछ नहीं किया, आपकी बहुत कोशिश के बावजूद कुछ नहीं किया। ये बात भी सही है कि समाजवादी पार्टी में जो संस्कृति है उससे आप मेल नहीं खा रहे थे। ये बात भी आपकी मान लेते हैं कि 3 साल से आप घुटन महसूस कर रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद आप समाजवादी पार्टी की दी हुई लोकसभा सीट से चिपक कर बैठे हैं। अगर इतनी खुददारी थी तो इस्तीफा दे के लड़ते दोबारा चुनाव। मैं बहुत ही विनम्रता से कहूँगा कि पहले चुनाव के अंदर ना तो मुलायम सिंह जी का नाम मैंने लिया, ना समाजवादी पार्टी का नाम लिया। पहला चुनाव मैंने केवल साइकिल चुनाव चिन्ह से हाथ जोड़ के जीता। दूसरे चुनाव में भी, दोनों चुनाव के अंदर केवल एक जगह पे माननीय मुलायम सिंह जी आए थे भाषण देने, वो भी गांव में दूर, जहां पर क्षेत्र था उनके ही 12,000 लोग हैं। वो लोग, उनके लिए मैंने चाहा था कि वो आए, क्योंकि ऐसा ना लगे मैंने कभी समाजवादी पार्टी की वजह से या समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह उनके नेता की वजह से आगरा की सीट नहीं जीती। आगरा की जनता ने मेरे पर विश्वास करके मुझे जिताया। और मैं फिर कह रहा हूं, एक बार चैलेंज के साथ मैं कहता हूं, आगरा की जनता से अनुमति लेकर कह रहा हूं कि कोई भी 1, 2, 3 नंबर का कोई भी नेता, तीनों बड़े नेता समाजवादी पार्टी के आ जाएं, अपने क्षेत्र से रिजाइन दे दें। मैं भी वहां पे चुनाव लड़ूंगा और वो भी आए आगरा में चुनाव लड़ें। मैं आगरा में भी चुनाव लड़ूंगा और उनके क्षेत्र में भी जाकर चुनाव लड़ूंगा। बता दूंगा कि कौन कितने ज्यादा वोट लेता। सामने आगरा की जनता इस बात को साबित कर देगी। बात क्यों कहना बार बार? आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात के घेरे में है राज बब्बर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम राज बब्बर। आपकी अदालत में नेता और अभिनेता राज बब्बर पर आरोप है कि ये हीन भावना से ग्रस्त हैं। इल्जाम यह है कि आप फिल्म इंडस्ट्री के एंग्री यंग मैन बनना चाहते थे, लेकिन ये बाजी अमिताभ बच्चन ने मार ली और आज तक इसका कॉम्प्लेक्स है आपको। यानी मेरी जिंदगी के साथ में कुछ ऐसे नाम हैं जो जुड़े ही रहते हैं। और कितनी खुशी की बात है कि हमेशा ऐसे लोगों का नाम जुड़ता है जो ईश्वर ने उनको बहुत ऊंचाइयां दी हैं। तो जब उनका नाम मेरे साथ में जुड़ जाता है, मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम कहीं ना कहीं उनकी किरणों की रोशनी मेरे अंदर भी पड़ जाए, तो मैं भी उतना ही ऊंचा हो जाऊं। मैं इसमें हीन भावना नहीं समझता, बल्कि मैं ये मानता हूं कि मैंने एक मामूली से एक्टर के रूप में एक बहुत बड़ी फिल्म के अंदर मुझे विलन का रोल मिला था, जिसका नाम था इंसाफ का तराजू। और ये मैं ईश्वर की कृपा मानता हूं कि मेरी हीन भावना नहीं, बल्कि मेरे अंदर बहुत बड़ा, मेरे अंदर इस बात का एक हौसला मिला कि एक व्यक्ति इससे पहले आज तक कभी नहीं, जो बिल्कुल नितांत विलन करने के बाद उसने जो है इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उसने एक हीरो सो कॉल्ड जो होते हैं उनके लिए मुझे स्वीकार किया गया और मैंने वो भूमिकाएं भी निभाई। फिर मुझसे लोग कहा करते थे कि राज बब्बर तुम्हें फ़र्क क्या होगा, ये वो उस पर आए थे और फिर तुम ये हीरो बन गए, अब क्या? मैंने कि नहीं, अच्छा रोल लाओ, मैं करूँगा। तो जब भी अच्छे रोल आए, चाहे वो एतबार रहा हो,
चाहे वो इंतहा रहा हो, चाहे वो लावा रहा हो, तो मैंने हमेशा ऐसे रोल किए, चाहे वो दलाल रही हो, ऐसे रोल किए जिनका सेंट्रल पॉइंट जो था, जिनका केंद्र बिंदु में रहा, और वो रोल मैंने किए। तो एक एक्टर की तरह से मैंने अपने आप को वहाँ पे स्थापित किया, ना कि हीरो या नायक या खलनायक के रूप में। और शायद यही वजह है कि मेरे आज भी, मैं अगर शहीद ऊधम सिंह का रोल करता हूँ और वही एक्टर जो दलाल का रोल करता है, तो लोग शहीद ऊधम सिंह के लिए भी मुझे प्यार करते हैं। लेकिन राज साहब, कोई ना कोई तो वजह रही होगी ना कि अमिताभ बच्चन ने आपके साथ फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया। भाई बड़े आदमी हैं, ऊंचे आदमी हैं, छोटे आदमी के साथ में नहीं करना चाह रहे होंगे, नहीं किया, उनकी मर्जी है। ये मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? क्या वही टीस तो नहीं है जो राजनीति में भी आपको परेशान करती रही? वो राजनीति में हैं क्या? आप जानते हैं कि राजनीति में समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके बहुत करीबी हैं, मुलायम सिंह के बहुत करीब हैं अमिताभ बच्चन। और अगर समाजवादी पार्टी में आप सुपरस्टार बनना चाहते तो वहाँ भी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन है। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर वो समाजवादी पार्टी की बागडोर संभालेंगे। एक अच्छे आदमी हैं, अच्छे अभिनेता हैं। अच्छा अभिनेता जो है ईमानदार होता है, और मुझे लगता है कि शायद समाजवादी पार्टी के अंदर ईमानदारी आ जाए अगर वो आ जाएँ तो। हमने तो ये भी सुना कि समाजवादी पार्टी में जया बच्चन के आने से आपको परेशानी हुई, जया प्रदा के आने से आपको परेशानी हुई, आपको लगा कि आपका सिंहासन थोड़ा डोल रहा है। देखिए साहब, मैं अपनी एक सच्चाई को तो नहीं छुपा सकता, और बड़ी ईमानदारी से कहूँगा, महिलाएं चाहे कहीं भी हों, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब महिलाएं कहीं आसपास होती हैं। और समाजवादी पार्टी में आई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, मैं बहुत आदर करता हूं। तो मैं अपनी इस ईमानदारी से अपने आप को दूर नहीं रखूंगा। मैं मानता हूं कि जया बच्चन जी का आना, जयप्रदा जी का आना समाजवादी पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि राजनीति के लिए एक बड़े शुभ लक्षण आप समाजवादी पार्टी में सुपरस्टार का रोल चाहते थे, लेकिन आपको सपोर्टिंग एक्टर का रोल मिला, इसलिए आपने एक्सेप्ट नहीं किया। एक राज बब्बर के बारे में अगर बोल रहे हैं तो राज बब्बर व्यक्ति कुछ भी नहीं है, मैं एक मामूली सी तिनका भी नहीं हूं। इसमें कहीं ना कहीं एक पर्सनल आग जरूर है। आपका उन लोगों से विरोध है जिन्होंने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया। देखिए, आग जिस व्यक्ति के अंदर नहीं होती वो व्यक्ति मरणासन शैया पर होता है। ये आग ही है जो आपको उस जगह पहुंचाती है जहां पे लोहिया पहुंचा, उस जगह पहुंचाती है जहां भगत सिंह पहुंचा। फिल्मों में आपको अमिताभ बच्चन से ईर्ष्या रही, वो आग आपके अंदर है। पार्टी में आपकी अमर सिंह से नहीं बनी, वो आग आपके अंदर है। और भी कोई इक्का रह गया आपके पास? ए और कोई रह गया? अब दो ए तो आपने निकाल दिए, एक कोई और ए हो तो वो भी निकाल दीजिएगा। लेकिन ये सच है या नहीं है? देखिए, मैंने आपसे फिर इस और बात क्योंकि ये दोनों आपस में मित्र हैं तो आपकी आग दोगुनी हो गई है। मैं अब क्या, अब एक ठंडे माहौल में इस आग की क्या बात कर रहे हैं आप जिनके नाम ले रहे हैं बहुत बड़े लोग हैं। एक जो है सर्वश्रेष्ठ किसी फील्ड में है, एक सर्वश्रेष्ठ जो हैं वो अभिनय के क्षेत्र में है। तो मैं तो कहीं भी श्रेष्ठ नहीं हूँ, सर्वश्रेष्ठ तो छोड़िए, मैं तो एक मामूली कार्यकर्ता हूँ। उनके साथ में मेरा नाम मत जोड़िए। और उनके साथ में ईर्ष्या होने का मतलब ये है, जहाँ तक अमित जी का सवाल है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सूरज के सामने राज बब्बर की कोई हैसियत नहीं। वो बहुत बड़ा अभिनेता है। इस देश के अंदर ऐसे अभिनेता सदियों में पैदा होते हैं, और राज बब्बर को अगर कहे कोई ईर्ष्या है तो मैं कहता हूँ इस देश के हर कलाकार को अमिताभ बच्चन से ईर्ष्या होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा कलाकार बनने के लिए आपके अंदर वो मेहनत करने का मादा, वो उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आपको उस संयम का मादा होना चाहिए। और शायद राज बब्बर में वो नहीं रहा, इसलिए वो अमिताभ बच्चन जैसा नेता नहीं, अभिनेता नहीं बन सका। लेकिन मैं आज की नौजवान पीढ़ी से कहूँगा कि वो उतनी मेहनत, उतनी शिद्दत जो अमिताभ बच्चन के अंदर है उसकी तरफ देखे, ना कि व्यक्ति ईर्ष्या से। अरे पैसे आते हैं, पैसे जाते हैं, दलाल भी कमा लेते हैं, दलालों से क्या ईर्ष्या करनी, क्या बात कर रहे हैं। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया अभिनेता से नेता बने राज बब्बर पर। हमने राज बब्बर से सफाई मांगी उनके समाजवादी पार्टी पर किए गए हमलों को लेकर। हमने राज बब्बर से पूछा उनके फिल्म करियर के बारे में। अब वक्त है आज की कार्रवाई पर आज के जज आलोक मेहता के फैसले का। राज बब्बर अपना मुकदमा खुद अच्छी तरह से लड़े हैं। वो केवल अभिनेता नहीं हैं, लेकिन उन्होंने माना है कि वो 13 दिन जो नहीं झेलना चाहिए था वो 13 साल झेल गए। इसलिए
अब उम्मीद करना चाहिए कि राजनीति के जो खलनायक रहे हैं वीपी सिंह, उनके साथ मिलकर के नेता बनने के लिए जो सचमुच वो राजनीतिक संस्कृति बदलना चाहते हैं, जैसा जनता ने भी कहा है, राजनीतिक संस्कृति बदलने के लिए पाखंडी नेतृत्व को साथ लेकर के चलेंगे तो शायद न उत्तर प्रदेश का भला होगा न देश का भला होगा। उम्मीद करना चाहिए, उनको हम बाइज्जत बरी करते हैं इस उम्मीद के साथ कि वो जनता के हितों की रक्षा करेंगे। हम इतना कहना चाहते हैं कि कौन नायक है, कौन खलनायक है, कौन पाखंडी है, कौन बेहतर है, इसका फैसला देश की जनता को करना है। ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आप तय करिए राज बब्बर की बातों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। हम आपसे विदा लेते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपकी अदालत में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।